हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस आगाज सीरीज में जहां हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग जेईई एग्जाम। और क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन द लेटेस्ट 3 to 4 ईयर पैटर्न, जो पिछले कुछ सालों में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पूरी तरह से उसी पर बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो इनटू दिस प्रैक्टिस सेशन 6th ऑफ द सब्जेक्ट सर्वेइंग, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑन दी लीनियर मेजरमेंट। चलिए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ सर्वेयर अज्यूम्स P as difference in elevation between points X and Y having slope as what will be the expression to calculate the slope correction। तो देखो ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी डिफरेंस इन एलिवेशन की बात आएगी, पहला जब भी डिफरेंस इन एलिवेशन की बात आएगी तो डिफरेंस इन एलिवेशन में जो आपका करेक्शन फॉर स्लोप होता है उसकी वैल्यू आती है एच स्क्वायर बाय 2l डैश के बराबर, जहां पर ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव, ऑलवेज हमेशा नेगेटिव होगी। तो ये तो है स्लोप करेक्शन का हमारे पास फॉर्मूला। कब? जब डिफरेंस इन एलिवेशन की बात आए, जब हमारे पास स्लोप की बात चल रही हो, व्हेन थीटा स्लोप इज गिवन, व्हेन थीटा स्लोप इज गिवन। तो ऐसे केस में आप जरा सोचो आपके पास कैसे आपका करेक्शन निकल कर आएगा। तो करेक्शन फॉर स्लोप वुड कम आउट टू बी इक्वल टू व्हाट, जो आपने इंक्लाइन लेंथ मेजर करी किसी थीटा स्लोप पे, आपको उसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ चाहिए थी। हॉरिजॉन्टल लेंथ आपके पास क्या बनेगी, तो बनेगी एल डैश माइनस एल के बराबर। अब देखो सिंपल सा फंडा है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि अगर ये एल डैश होता है और ये एल होता है और अगर ये थीटा होता है तो हमारे पास कॉस थीटा क्या बनेगा, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एल अपॉन एल डैश के बराबर। एल अपॉन एल डैश बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एल क्या हो जाएगा, एल डैश कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा एल डैश माइनस एल डैश कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा एल डैश माइनस आपके पास एल डैश 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। तो ये तो हो गया आपके पास करेक्शन फॉर द स्लोप। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज व्हाट, 2l डैश साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर। ये आपके पास वैल्यू ऐसे ही बन सकती है। तो पता होना चाहिए जब एलिवेशन में डिफरेंस दे रखा हो और जब थीटा दे रखा हो तो कैसे आप पता करोगे। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपके पास स्लोपिंग ग्राउंड पे मेजरमेंट कैसे किया जाता है। स्लोपिंग ग्राउंड पे मेजरमेंट कैसे किया जाता है, तो वो होता है आपके पास एक तरीका विच इज बीइंग रेफर्ड एज व्हाट, स्लोपिंग डाउन। आप जो है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड, आप जो है वो डाउनवर्ड तरफ मूव करते चले जाओगे, स्टेपिंग डाउनवर्ड। ठीक है, आप इसे कहते हो क्या, स्टेपिंग डाउनवर्ड या डाउनहिल। तो स्टेपिंग डाउनवर्ड ऊपर से नीचे आके मेजरमेंट करोगे, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया हाइपोटेन्यूसल करेक्शन का। हाइपोटेन्यूसल करेक्शन का फॉर्मूला हो गया, इससे भी आप पता कर सकते हो आपका जो है वो स्लोपिंग ग्राउंड पे मेजरमेंट। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, अगर सर्वेयर अज्यूम्स पी एस डिफरेंस इन एलिवेशन, ये होता है डिफरेंस इन एलिवेशन, ये होता है इंक्लाइन लेंथ बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई हैविंग स्लोप एस। तो हमारे पास अगर बात करें तो आंसर क्या बन जाना चाहिए, इसकी वैल्यू अगर आप रख दो एस, इसकी वैल्यू रख दो पी, तो पी स्क्वायर अपॉन 2s, पी स्क्वायर अपॉन 2s हमारा आंसर हो जाएगा सही, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, विच टाइप ऑफ टेप इज कॉमनली अवेलेबल इन लेंथ 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर एंड 50 मीटर। तो टेप के बारे में आपको पता है कि टेप चेन से ज्यादा एक्यूरेट होती है। तो आपके पास क्लॉथ और लिनन टेप दोनों सेम होती है, दोनों सेम होती है। और इनकी कंडीशन क्या है, ये एक्सटेंसिबल रहती है, जिससे कि सही डिस्टेंस मेजरमेंट नहीं होगा। और ये हमारे पास मॉइस्चर से अफेक्ट हो जाती है, मॉइस्चर अफेक्टेड होती है। तो इससे भी हमारे पास जो है वो चेन जल्दी खराब, मतलब टेप जल्दी खराब हो जाती है। और क्या है, विंड में अफेक्ट हो जाती है, हमारे पास विंड अफेक्ट हो जाती है, तो हमारे पास सही मेजरमेंट नहीं आता। अगली बात करते हैं इनवार टेप। इनवार टेप हमारे पास क्या है, मोस्ट एक्यूरेट होती है, इट इज मोस्ट एक्यूरेट। इसका एल्फा जो होता है वो होता है 0.122 इंटू 10⁻⁻6 हमारे पास पर डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास जो है वो इसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन होगा, जो कि बहुत कम होता है। इसलिए हमारे पास ये लीस्ट अफेक्टेड होती है, किससे, बाय टेम्परेचर चेंज, बाय टेम्परेचर चेंज।
हमारे पास इन्वार टेप किससे बनती है? तो ये बनती है हमारे पास निकल प्लस आयरन से। तो निकल की वैल्यू होती है 36%, आयरन की वैल्यू होती है 64%, तब जाके इन्वार टेप बनती है, विच इज बेसिकली अलॉय ऑफ निकल एंड आयरन। मेटेलिक टेप होती है हमारे पास, जो कि हमारे पास अगर बात करें तो स्टील की जो टेप होती है वो बेसिकली हमारी मेटेलिक टेप कहलाती है, विच इज बेसिकली अगर बात की जाए तो हमारे पास वो इन लेंथ के अंदर अवेलेबल होती है। आंसर क्या हो जाएगा यहां से? सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला ऑप्शन है विच इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट यूज टू सेट आउट अ राइट एंगल टू अ लाइन चेन। किसी लाइन चेन मतलब चेन लाइन, लाइन चेन नहीं चेन लाइन, वो किसी किसी एग्जाम में गलत तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर बात करें क्रॉस स्टाफ, क्रॉस स्टाफ तीन तरह के होते हैं, ओपन, फ्रेंच एंड एडजस्टेबल। तो इन तीनों में से ये सबसे सिंपलेस्ट होते हैं, इनमें कोई तामझाम नहीं होता। सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास जो है वो होते हैं जिनमें आसानी से मेजरमेंट किया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद साइट स्टाफ कोई सिग्निफिकेंस नहीं, ऑप्टिकल स्क्वायर और प्रिज्म स्क्वायर। अगर इसकी आप बात करते हो तो इसके बारे में क्या पता होना चाहिए? दोनों काम करते हैं डबल रिफ्लेक्शन पे। डबल रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं, जहां पर आपके पास दो मिरर होते हैं। दो मिरर होंगे, क्या क्या मिरर होगा? एक इंडेक्स मिरर होगा और आपके पास एक और मिरर होगा रेफर्ड एज होराइजन मिरर। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वहीं पर अगर आप बात करते हो कि इंडेक्स मिरर में, अगर आप इंडेक्स मिरर की बात करते हो तो इंडेक्स मिरर आपके पास आपके इंडेक्स एक्सिस से 105 डिग्री सेल्सियस पर, सॉरी सेल्सियस नहीं, 105 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड होता है। वहीं पर होराइजन मिरर होराइजन एक्सिस से 120 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड होता है। और इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन एंगल होता है, वो इंटरसेक्शन एंगल हमारे पास 45 डिग्री का होता है। तब जाके हमें इसके ट्वाइस का डबल रिफ्लेक्शन से हमें 90 डिग्री का हमारा ऑब्जर्वेशन मिलता है। तो हमारे पास दोनों ही जो है वो, ये हमारे पास सबसे ज्यादा एक्यूरेट बनता है। कौन? हमारा प्रिज्म स्क्वायर। आंसर क्या होना चाहिए यहां से? क्रॉस स्टाफ शुड बी दी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्लियर है बात इतनी? चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट टिपिकली यूज फॉर लीनियर मेजरमेंट इन द फील्ड सर्वेइंग। फील्ड में किसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? हमारे पास हम टेप या चेन का इस्तेमाल करेंगे टू मेजर लेंथ, टू मेजर लेंथ बिटवीन स्टेशंस। तो स्टेशंस के बीच में चेन या टेप का इस्तेमाल होता है। रॉड किस लिए इस्तेमाल होती है? टू लोकेट, टू लोकेट इंटरमीडिएट पॉइंट्स, इंटरमीडिएट पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए, इंटरमीडिएट पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है हमारे रेंजिंग रॉड की। तो रेंजिंग रॉड के बारे में पता होना चाहिए आपको। व्हाट इज अ रेंजिंग रॉड? रेंजिंग रॉड हमारे पास 2 से 3 मीटर की लंबाई की रेंजिंग रॉड होती है, जिसका डाया होता है नियरली हमारे पास 30 mm के बराबर। इसका पर्पस होता है क्या? इंटरमीडिएट पॉइंट्स को लोकेट कर पाना ऑन द स्ट्रेट लाइन, दो एंड पॉइंट के बीच में। और वहीं पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि रेंजिंग रॉड जो है वो स्मॉल मेजरमेंट कर सकती है, क्योंकि 2 से 3 मीटर के मेजरमेंट इसके द्वारा किए जा सकते हैं। स्मॉल मेजरमेंट कैन बी डन, स्मॉल मेजरमेंट्स कैन बी डन हियर। ऐसा एक और चीज आपको पता होनी चाहिए क्या, कि आपके पास आपका जो इंटरमीडिएट पॉइंट है, ठीक है, उनको तो आप लोकेट कर ले रहे हो रेंजिंग रॉड की मदद से, लेकिन रेंजिंग रॉड दिखेगी कैसे आपको? तो यहां पर ऑल्टरनेट बैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑल्टरनेट बैंड्स होते हैं। ऑल्टरनेट बैंड्स होते हैं किसके? रेड व्हाइट के, 20-20 सेंटीमीटर की लेंथ के रेड व्हाइट के होंगे, या फिर व्हाइट ब्लैक के होंगे, या फिर रेड ब्लैक के होंगे। ठीक है, ऐसे आपके ऑल्टरनेट बैंड्स बनते हैं। अच्छा, रेंजिंग रॉड के अलावा आपके चेन मेजरमेंट में एक और चीज होती है विच इज बीइंग रेफर्ड एज एरो, और एरो को ही चेनिंग पिन बोला जाता है। इसका जो हमारे पास पर्पस होता है टू मार्क, टू मार्क चेन लेंथ, उसके एंड में लगाया जाता है।
एट एंड, हमारे पास इसको बताने के लिए एक होता है पैग, पैग होता है स्टेशन मार्किंग के लिए, स्टेशन को लोकेट करना रोड से होगा, स्टेशन की मार्किंग करनी हुई, स्टेशन की मार्किंग करनी हुई तो मार्किंग के लिए कौन इस्तेमाल होगा, पैग इस्तेमाल होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। यहां से हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, क्लिनोमीटर शुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जब स्लोपिंग ग्राउंड बनता है तब इसका इस्तेमाल होता है एंगल को नापने के लिए। किसके लिए नापने के लिए यूज होगा, ये एंगल मेजरमेंट के लिए होगा, एंगल मेजरमेंट के लिए होगा, किसमें, चेन सर्वे में। तो ये हमारे पास जो है वो जनरली इन सभी में से तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, हाउ मेनी लिंक्स डज अ 20 मीटर मेट्रिक चेन हैव। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 20 मीटर की मेट्रिक चेन में कितनी लिंक होती है। तो हमारे पास कितनी लिंक हो जाएगी, उसमें 100 लिंक हो जाएगी। और हमें यह पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितनी लिंक होगी, 5 लिंक होगी। और एक लिंक कितने की होगी, 20 सेंटीमीटर की होगी। और एक लिंक का डिस्टेंस कहां से कहां तक होता है, सेंटर टू सेंटर बिटवीन सर्कुलर रिंग्स। जो सर्कुलर रिंग्स होती हैं हमारे चेन में, उनके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, उसी को बेसिकली क्या बोला जाता है, हमारे लिए एक लिंक लेंथ बोला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 100 लिंक्स इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। सर 30 मीटर की चेन में कितने होंगे, 150 लिंक हो जाएगी। अगला सवाल पूछा है, द लेंथ ऑफ अ सर्वे लाइन व्हेन मेजर्ड विद अ चेन ऑफ 20 मीटर नॉमिनल लेंथ वाज फाउंड टू बी 556 मीटर। जो फाउंड की जाती है उसका मतलब क्या होता है, was found to be 556 मीटर, इसी को कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, when the chain was compared with a standard chain it was found to be 0.2 मीटर too long, it was found to be 0.2 मीटर too long। अगर too long हुई तो मेजर्ड वैल्यू क्या आएगी, मेजर्ड वैल्यू कम होती है, और मेजर्ड वैल्यू कम होगी तो एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द लाइन क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। 556 से बड़ा आंसर ही करेक्ट आंसर होगा। तो 556 से बड़ा आंसर ना तो हमारे पास ये हो सकता है ना ये हो सकता है, ये हमारे पास ऑन बेसिस ऑफ गैस लगाने पर ये आंसर तो नहीं हो सकते। अब कौन सा आंसर सही हो सकता है उसको कैसे पता करेंगे, तो आपके पास यहां पर आपको निकालना है करेक्ट लेंथ या हमारे पास ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, रॉन्ग, आपका रॉन्ग चेन डिवाइडेड बाय करेक्ट चेन इनटू मेजर्ड वैल्यू, रॉन्ग चेन अपॉन करेक्ट चेन इनटू मेजर्ड वैल्यू। तो यहां से मुझे इतना बताओ कि रॉन्ग चेन कितनी हुई आपकी, 20 मीटर प्लस 0.2 मीटर की, होनी कितनी चाहिए थी, 20 मीटर की। मेजर्ड वैल्यू कितनी लेके चलोगे, 556 मीटर। तो जरा देखो कितना बन रहा है ये, 20.2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 556। अब देखो यहां तक के लिए तो किसी भी एग्जामिनर ने आपके लिए चीजें सोची ही नहीं। क्या नहीं सोची, कुछ भी वैल्यू उठा के रख दी, 4 ऑप्शन निकाल के रख दिए। कैलकुलेट तो करना पड़ेगा आपको ना। तो 556 इंटू 20.2 डिवाइड बाय 20, आंसर आ रहा है 561.56। आप लोग ये कहेंगे कि सर यहां तक तो हम भी कर लेंगे, आपने जो ये किया है कैलकुलेटर से, ये हमें कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं होता एग्जाम में। बिल्कुल सही बात है, आपका तो टाइम कंज्यूम करवाना चाहते ही है ना वो, और वो चाहते ही हैं तो अब उसके लिए कोई और दूसरा तरीका तो है नहीं, कैलकुलेशन करना सीखना ही पड़ेगा, करनी ही पड़ेगी। आपको तो मल्टीपल ट्रायल लगानी पड़ेगी कि भाई कौन सा आंसर हो सकता है कौन सा आंसर नहीं हो सकता। तो ये वाला पार्ट यहां से टाइम टेकिंग बन जाता है, यहां से यहां तक पहुंचने का। आप ये कहोगे कि सर ये तो हम कर लेंगे, ये तो सीख गए हैं, यहां से यहां तक टाइम टेकिंग प्रोसेस और इसका कोई दूसरा हल नहीं है, करनी पड़ेगी। वी हैव टू डू इट, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास एक अकेला आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
और ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत पूछे जाते हैं। आंसर क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला, द लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर्ड विद 20 मीटर चेन वॉज फाउंड टू बी 252 मीटर। वॉज फाउंड टू बी का मतलब होता है मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। कैलकुलेटेड ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इफ द चेन वॉज 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग का मतलब होता है मेजर्ड वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब होता है कि मेजर्ड वैल्यू इज लेस देन ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू निकाला तो बड़ी होनी चाहिए। 252 से बड़ी वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है? क्या ये सही आंसर है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये सही आंसर है क्या? इतना बड़ा थोड़ी हो जाएगा यार, 10 सेंटीमीटर लंबी है तो। क्या ये सही आंसर है क्या? हो ही नहीं सकता। 252 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 253 दशमलव समथिंग कुछ आ जाएगी, यही करेक्ट आंसर है। चाहो तो आप इसे सॉल्व करके देख लो, और नहीं तो आप इसे लॉजिकली भी समझ लो। आंसर क्या हो जाएगा? बस ये डायरेक्टली मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, ओनली ऑन बेसिस ऑफ गेस, ओनली बाय seeing options we can mark correct answer। क्योंकि लॉजिक हमारे पास है, whenever the chain is too long measured value छोटी ही आएगी, whenever the chain is too short measured value हमेशा बड़ी ही आएगी। किससे बड़ी छोटी आएगी? ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 253.26 के बराबर। सर क्या सॉल्व करना है क्या? आप करके देख लो, आंसर वही आएगा, कोई दूसरा रास्ता उसका है ही नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, 100 मीटर स्टेप इज सस्पेंडेड बिटवीन द एंड्स अंडर अ पुल ऑफ 50 न्यूटन। हमारे पास पुल दे रखा है 50 न्यूटन का, हमारे पास अ पुल ऑफ 50 न्यूटन कहां पे है? ऑन फील्ड ड्यूरिंग मेजरमेंट। तो ये हो गई मेजर्ड वैल्यू। द वेट ऑफ द टेप इज 20 न्यूटन। तो ये टोटल वेट दे रखा है टेप का, टोटल वेट दे रखा है। व्हाट इज द करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द टेप एंड्स? करेक्ट डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? करेक्ट डिस्टेंस निकालना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास यहां पर दे क्या क्या रखा है। तो आपको लेंथ दे रखी है टेप की, जो कि है कितनी? 100 मीटर के बराबर। आपको कैपिटल डब्ल्यू दे रखा है, जो कि है कितना? 20 न्यूटन के बराबर। आपको तो पुल दे रखा है ड्यूरिंग द मेजरमेंट, जो कि है कितना? तो वो है आपके पास 50 न्यूटन के बराबर। बस ये तीन चीजें दे रखी है और बोला है कि भाई करेक्ट डिस्टेंस निकालो। इन तीन चीजों के बेसिस पे हमारे पास based on this we can only calculate। हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? सी सेक, जो कि होता है हमारे पास क्या? डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 24 पीएम का स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है सेक करेक्शन का, जो कि नेगेटिव भी होता है। कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुटअप करना है। तो 20 का स्क्वायर इंटू 100 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 50 का स्क्वायर, राइट। यही वैल्यूज बनेंगी हमारे पास। तो यहां पर आपके पास क्या बन जाना चाहिए? दिस शुड कम आउट टू बी 20 इंटू 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 50 इंटू 50। ठीक है, आपके पास यहां पर 50 से 50 मतलब डबल जीरो गए, ये दोनों जीरो चले गए। 5 वन जा 5 फोर जा, 5 वन जा 5 फोर जा, 4 वन जा 4 सिक्स जा, 2 टू जा 2 थ्री जा। आंसर आएगा यहां पर 0.66 मीटर के बराबर। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? मीटर के बराबर। क्यों? क्योंकि ये मीटर में दे रखा है, इन दोनों की न्यूटन में थी, कैंसिल आउट हो गई। तो सी सेक तो आ गया हमारे पास कितना? 0.6667 मीटर्स के बराबर। 0.67 मीटर्स के बराबर का हमारा आंसर आ गया क्या? सी सेग। अब ये जरा देखो आपके पास कि आपको चाहिए क्या? करेक्ट डिस्टेंस। तो करेक्ट डिस्टेंस क्या आएगा? करेक्ट डिस्टेंस होता है ट्रू वैल्यू, सॉरी, करेक्ट डिस्टेंस आपके पास निकल कर आ जाएगा
जो भी आपकी मेजर्ड वैल्यू है, और मेजर्ड वैल्यू यहां पर आपके पास हमेशा क्या है, ज्यादा ही आ रही है, तो मेजर्ड वैल्यू में से आप सी से घटा दोगे। तो मेजर्ड वैल्यू है कितनी आपके पास, 100 मीटर की, और माइनस से आपने क्या कर दिया 0.67 मीटर। तो आपके पास जो है वो आंसर सही में एक्चुअली में क्या आना चाहिए, 99.33 मीटर्स के बराबर। ये आपका आंसर सही होना चाहिए। अच्छा, एक और भी तरीका होता है आपके पास यहां पर सी सेक निकालते टाइम, कि अगर चेन इज सपोर्टेड इन बिटवीन, अगर बीच में से चेन को सपोर्ट दे दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे, ये ऐसे सेगिंग कर रही है, तो आपके पास यहां पर नंबर ऑफ बे कितने बन गए, 1 2 3, तो टोटल मिला के n नंबर ऑफ बेज होते हैं। अगर n नंबर ऑफ बेज होते हैं तो वहां पर आप सी सेक निकाल सकते हो माइनस ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 24 n स्क्वायर पी एम स्क्वायर। जितने ज्यादा नंबर ऑफ बेस बनाओगे, जितना सपोर्ट दोगे, सैग उतना कम होते चले जाएगा बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर। जितने ज्यादा करोगे उतना सैग कम होता चला जाएगा। आंसर क्या बनेगा यहां से, हमारा आंसर जो बन रहा है वो क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू बी। तो हमारे पास यहां पर करेक्शन नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि एरर पॉजिटिव आता है। एरर पॉजिटिव क्यों आता है, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू बड़ी होती है, ट्रू वैल्यू छोटी होगी। तो मेजर्ड वैल्यू 100 है, ट्रू वैल्यू छोटी है 99.33 मीटर्स के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा, बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ लिंक इन रेवेन्यू चेन। भाई ये वाला सवाल तो आपको पता ही है। आपको पता है कि रेवेन्यू चेन में, आपको पता है कि रेवेन्यू चेन जो है वो कैडेस्ट्रल सर्वे के लिए काम आती है। किस लिए काम आती है, फॉर कैडेस्ट्रल सर्वे। पटवारी वाला जो हमारा सर्वे होता है वहां पे काम आती है, जिसमें कि आपके पास 16 लिंक्स होती है। कितनी होती है, 16 लिंक्स होती है, और चेन आपके पास 33 फीट लॉन्ग होती है। चेन आपके पास 33 फीट लॉन्ग होती है। तो इसमें कंफ्यूज मत कर जाना, आंसर तो 16 है, चेन की लंबाई कितनी है, 33 फीट के बराबर है। आंसर क्या हो जाएगा, बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, मैच द ऑप्शन में स्लोप करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन, मीन सी लेवल करेक्शन और पुल करेक्शन। तो स्लोप करेक्शन पे बात करते हैं जरा। स्लोप करेक्शन के लिए अलग अलग फॉर्मूले, जिसमें से ए का आंसर क्या हो जाएगा, ए का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ए का 2 हो जाएगा, तो ये हो गया गलत और ये हो गया गलत। ठीक है, टेम्परेचर करेक्शन के केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, एल्फा टी एम माइनस टी नॉट इंटू एल के बराबर। तो हमारे पास यहां पर टेम्परेचर करेक्शन का फॉर्मूला बन जाए क्या, 1। 1 इज गोइंग टू बी करेक्ट, तो बी का होना चाहिए 1, और बी का होना चाहिए 1, तो यहां भी है और यहां भी है, ये भी सही है और ये भी सही है। अगली बात करते हैं मीन सी लेवल करेक्शन। मीन सी लेवल करेक्शन कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, विच इज इक्वल टू एल एच बाई आर के बराबर। एल है हमारे पास लेंथ जो हमने मीन सी लेवल से कुछ दूरी पर मेजर करी है, एच है हमारा मीन सी लेवल से कितना दूरी है, कितनी ऊंचाई पर है हम, तो वो बनता है हमारे पास सी का आंसर 4 हो जाएगा। सी का 4 हो जाएगा, तो ए ही सही ऑप्शन है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टेम्परेचर करेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मीन सी लेवल करेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पुल करेक्शन कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, पीएम माइनस पी नॉट इंटू एल अपॉन ए के बराबर। अच्छा, एक होता है नॉर्मल टेंशन, नाम सुना है, सब बिल्कुल सुना है। व्हाट इज नॉर्मल टेंशन, जब आप क्या करते हो, जब आप नेगेटिव सेक करेक्शन को पॉजिटिव पुल करेक्शन से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हो, तो कितना पुल देना पड़ता है, उस पुल की वैल्यू को बोला जाता है क्या, आपके पास नॉर्मल टेंशन। तो दैट कैन बी रेफर्ड एज व्हाट, पीएम माइनस पी नॉट इंटू एल अपॉन ए, विच शुड बी इक्वल टू हाउ मच, तो वो होना चाहिए हमारे पास डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 24 पीएम का स्क्वायर। यहां से आपके पास निकल कर आएगी पीएम की वैल्यू, और यही होता है आपका नॉर्मल टेंशन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास यहां से, आंसर इज गोइंग टू बी ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सेशन। क्वेश्चन प्रैक्टिस की हमने फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स पेपर जो भी हमने कंपाइल किए हैं,
और वहां से आपके पास कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं हमने इन पर डिस्कशन किया है, और इनके इर्द गिर्द कितनी और चीजें पता होनी चाहिए। तो ऐसे सवालों के लिए आप जुड़े रहिए, और ऐसे कई सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर तरीके से फॉर टारगेटेड किसी भी एग्जाम को लेके कर सकते हो। और एक टारगेटेड बैच है जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो 100% पूरी तरीके से। आपके जो लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे बिल्कुल बढ़िया तरीके से पीडीएफ फॉर्मेट में लिए गए हैं, मतलब कि उसमें इमेजेस भी हैं, एक्सप्लेन करने के लिए सारी चीजें बिल्कुल आज की तारीख में, आज के जमाने जैसे हमारे पास लेक्चर्स बने हुए हैं। साथ में क्रैश कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो फास्ट ट्रैक बैच में प्रिपरेशन को स्पीड अप करने के लिए। आप डेली कनेक्टेड रह सकते हो हमारे अभ्यास बैच या अभ्यास प्लस बैच में, जहां पर आपकी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हो प्रैक्टिस के थ्रू, और आप डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ सकते हो। दीज आर ऑल द ऑप्शंस दैट वी हैव फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन अप टिल हियर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।